हेलो गाइस, वेलकम टू सी लतीफ़्स एकेडमी। मेरा नाम आदिल अहमद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट। तो बजट क्या है? बजट, ये टर्म जो है ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुई है, बॉगेट, जिसका मीनिंग जो है वो है पाउच, यानी एक किस्म का बैग। ठीक है, इस टर्म को कॉइंड किया गया था 1803 में। ठीक है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसके बदले में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल 112 डील करता है कि इंडिया में एक एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने, यानी लोकसभा के सामने रखी जाएगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ यानी रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ये पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और इस पे वोटिंग की जाएगी। और ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअल में फिस्कल पॉलिसी यानी फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, यानी बजट जो है इट इज़ ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? 1 अप्रैल एवरी ईयर टू 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, यानी थ्रू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑलवेज सीक्स टू प्रमोट इक्विटी सो दैट द ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव, यानी हमारा ग्रोथ प्रोसेस जो है वो इंक्लूसिव हो जाए। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे इस ग्रोथ प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि फ्री मार्केट क्या होती है? जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस फ्रीली काम करें, मतलब जो डिमांड होगी और जो सप्लाई होगी दे आर फ्रीली टू ऑपरेट, इनको फ्री मार्केट फोर्सेस भी कहा जाता है। असल में जो ये फ्री मार्केट फोर्सेस होती हैं ये एलो नहीं करती हैं कि एनफ पब्लिक गुड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने के बाद तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटी की नीड्स को पूरा किया जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो क्या होता है, फ्री मार्केट में हमेशा क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट्स। ठीक है, वो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना उनको लगेगा कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, और जब ऐसा मतलब ऐसा इंक्लिनेशन होगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, तो जो गरीब आवाम है मे बी वो गुड्स को हासिल नहीं कर पाएंगे जो कि प्राइवेट लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत अहम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रोड्स की बात करेंगे, ठीक है, तो रोड इज़ ए पब्लिक गुड। रोड क्या है, मतलब रोड है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारे पब्लिक गुड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे, वहाँ कौन लोग पढ़ पाएंगे? वहाँ वही लोग पढ़ पाएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, यानी जो उस फी स्ट्रक्चर को अफोर्ड कर पाएंगे वही वहाँ पे पढ़ पाएंगे। और दूसरी जो मतलब कसीर तादाद में जो बाकी लोग हैं जो कि गरीब लोग हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। इट मीन्स दैट एजुकेशन जो प्रोवाइड करेगी गरीबों के लिए जो कि पब्लिक गुड होगी, वो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बन जाता है। और एक्सपेंडिचर के ज़रिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, ठीक है, डिफेंस है, ये सारे पब्लिक गुड कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट किया जाएगा कि लोगों की कलेक्टिव नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, सो द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, मैंने बताया, इसकी एग्जांपल है हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, अच्छा, रोड्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, पब्लिक गुड्स की एक्चुअल में। जैसे हम लेते हैं एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स हम लेते हैं, ये नॉन ट्राइबल है, क्या है, नॉन
राइवलरस। नॉन राइवलरस का मतलब ये है कि ये उस गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि अगर कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ने जाएगा, यानी वो इकोनॉमिक सेंस में वो एजुकेशन को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अगर वो वहाँ एजुकेशन कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब है अगर दूसरे बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो वो भी एजुकेशन कंज्यूम करेंगे। लेकिन जो एजुकेशन कंज्यूम पहले बच्चे ने करी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा किस पे, दूसरे बच्चे की कंजप्शन ऑफ एजुकेशन पे। मिसाल के तौर पर अगर हम प्राइवेट गुड लेंगे, ठीक है, प्राइवेट गुड फॉर एग्जांपल एक कप ऑफ टी, अगर आपने उसको कंज्यूम किया, क्या वो दूसरे बंदे के लिए बचेगा वहाँ पे, यानी कंजप्शन के लिए वहाँ पे कुछ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी ओनरशिप आपके पास है, ठीक है, उस कप ऑफ टी की ओनरशिप आपके पास है। दूसरा कप वो पी सकता है, बट वो जो आपने पिया वो नहीं पी सकता। सेम अगर पब्लिक गुड की बात की जाए, अगर आप रोड पे चलते हैं, क्या आप रोड पे चलने से रोड खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, वो सेम वहीं पे रहती है और दूसरे लोग उसको आराम से उस रोड के ऊपर चल सकते हैं। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पब्लिक गुड की, यानी पब्लिक गुड आर नॉन राइवलरस, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई राइवलरी नहीं होती है। आपने कंज्यूम किया और दूसरे के लिए भी, वो दूसरे की कंजप्शन के लिए भी वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। इसके बरक्स अगर प्राइवेट गुड को देखा जाए, प्राइवेट गुड अगर आपने कंज्यूम किया, फॉर एग्जांपल ए कप ऑफ टी, ए बिस्किट, ए लेज, फॉर एग्जांपल दीज आर प्राइवेट गुड्स, अगर आपने उनको कंज्यूम किया तो वही कप ऑफ टी, वही लेज, वही चिप्स दूसरे के लिए नहीं बचेगा। सो दैट मीन्स पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। चूंकि प्राइवेट लोग या फ्री मार्केट फोर्सेस पब्लिक गुड्स को एनफ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करे, जो कि आम लोगों के लिए भी आम लोगों के लिए इजी अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से वेलफेयर होता है। दूसरा पब्लिक गुड की जो कैरेक्टरिस्टिक है या एट्रीब्यूट है, दीज आर नॉन एक्सक्लूसिव, ठीक है। नॉन एक्सक्लूसिव इज समथिंग लाइक नॉन राइवलरस, ठीक है। वही कि अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं या अगर आप किसी हॉस्पिटल की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि पब्लिक गुड है, अगर उसकी आप सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, इसका मतलब है आप किसी दूसरे को वहाँ से एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, आपको कोई हक नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर प्राइवेट गुड की बात हम करेंगे, एक पार्क है, ठीक है, एक पार्क है, अगर आप पार्क में जाते हो, ठीक है, किसी पार्क में जाते हो, वहाँ आप 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पे करते हो एज ए एंट्री, ठीक है, वो क्या है, वो फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट पार्क है। अगर किसी के पास 10 रुपये या 100 रुपीज़ एंट्री के लिए नहीं है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। इट मीन्स दैट वहाँ पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जहाँ लोग एक्सक्लूड नहीं होते हैं उनकी कंजप्शन से, ठीक है। तो यही वजह है कि बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी का एक अहम ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि रिसोर्स को रीएलोकेट किया जाता है, ठीक है, समझ आई। पब्लिक गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट है और ये किसका पार्ट है, ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव है बजटरी पॉलिसी का, यानी बजटरी पॉलिसी पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए। इंस्टेबिलिटी जब होगी, यानी या तो बूम होगा, इकोनॉमी बहुत टॉप पे चल रही होगी, उसको बूम कहा जाता है, ठीक है, या तो इकोनॉमी में रिसेशन होगा या स्लो डाउन होगी इकोनॉमी, ठीक है, ये डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी चल रहा है, ठीक है। इन दोनों सिचुएशंस में गवर्नमेंट एक्चुअल में एक्सपेंडिचर पॉलिसी के जरिए इसको कंट्रोल करती है। जैसे आपने फिस्कल पॉलिसी में कहीं पे पढ़ा होगा, फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी वो एक्सपेंडिचर जो बजट में हम रखते हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, वो इसीलिए होता है कि अगर इकोनॉमी में कोई भी डिसइक्विलिब्रियम आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेक्ट कर पाएंगे। सपोज हमारे पास क्या चल रहा है, रिसेशन, ठीक है, स्लो डाउन चल रहा है। स्लो डाउन क्यों चलेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी डिमांड है इकोनॉमी में कम है, जो ही इकोनॉमी में डिमांड कम है तो क्या होगा, इकोनॉमी में क्या है, डिमांड शॉक्स हैं, ठीक है, यानी बहुत डिमांड है इसलिए प्रोडक्शन भी कम होती है। जो ही प्रोडक्शन कम होगी, इसका मतलब है जो लोग इस प्रोडक्शन प्रोसेस में एम्प्लॉय थे वो अब कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड ही कम है। जब अगर डिमांड ज़्यादा होती, प्रोडक्शन ज़्यादा होती मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती, ठीक है। अब जो ही डिमांड शॉक्स आए इकोनॉमी में, इसका मतलब प्रोडक्शन भी कम होगी, लोग काम करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी, इसका मतलब है कम चल रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक देगी, यानी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज जनरेशन कम करेगी और क्या करेगी, और लोगों को सब्सिडीज़ देगी और लोगों के पास पैसा आ जाएगा। टैक्स कम करने से भी लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, ठीक है, यानी जो लोगों को गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक्स देगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास लोगों के पास वो पैसा ऑलरेडी बचा हुआ है। इट मीन्स दैट लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी।
परचेसिंग पावर इंक्रीज होने की वजह से लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे इसका मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोड्यूसर्स को एक सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है। इसका मतलब है कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ मीन्स कि वो लोग क्या करेंगे, हायर करेंगे, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। इसका मतलब इकोनॉमी फिर से रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज़ देगी, जैसे प्रोडक्शन सब्सिडी, इनपुट सब्सिडीज़ देती है, इनपुट सब्सिडी देने के साथ उनको इनपुट सस्ता मिलेंगे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिर जो ही इनपुट सस्ता मिलेंगे ड्यू टू सब्सिडीज़, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन होगी उस फिनिश गुड की, उसकी प्राइसेस भी डिक्रीज़ हो जाएंगी। जो ही प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाती हैं और डिमांड फिर से इंक्रीज़ हो जाती है, इस तरीके से ये दोनों क्या एक सर्कल बन जाता है, और सर्कल के बनने के साथ इकॉनमी फिर से रिवाइव हो जाती है। और ये भी अहम ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी का। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मतलब ये हम रिसेशन की बात कर रहे थे। अगर आप इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा होने के साथ मीन्स कि उनकी परचेसिंग पावर बहुत बढ़ गई है। आप देखते हैं कि इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक साल की हम प्रोडक्शन देंगे तो ये ऑलमोस्ट सेम रहती है, ये उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। लॉन्ग रन में ये बढ़ सकती है, बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर हम एक साल की बात करेंगे, सप्लाई हमेशा क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। इन्फ्लेशन की बात हम कर रहे हैं, जो ही डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, ठीक है, मतलब कि हमारे पास 10 गुड्स अवेलेबल हैं और इसको लेने वाले 15 हैं। जो ही ऐसी सिचुएशन होगी तो ये 15 लोग क्या करेंगे, ये इसको फोर्स करेंगे, यानी इनका कंपटीशन आ जाएगा इन 15 लोगों के बीच में। ये इन 10 गुड्स को एट हायर प्राइसेस पे खरीदना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गुड्स कम है, अभी सप्लाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, तो इसका इफेक्ट अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगी। ये 15 लोग प्राइस पे कंपटीशन लड़ेंगे कि हाँ जी मैं ज़्यादा प्राइस दूंगा, लेकिन मुझे ये गुड चाहिए। फिर दूसरा बंदा भी कहेगा नहीं मुझे ही चाहिए, मैं ज़्यादा प्राइस दूंगा, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तो प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ जाता है, प्राइसेस इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती हैं, और प्राइस इंक्रीज होने को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी। जो लोगों के पास अभी बहुत सारा पैसा देने के लिए था, जो कि लोग पैसा ज़्यादा दे रहे थे और कम गुड्स को खरीद रहे थे, इसका मतलब है उस पैसे को हमने कम करना है, उस परचेजिंग पावर को लोगों से छीनना है। वो कैसे छीनेंगे, हम टैक्सेस को बढ़ाएंगे। टैक्सेस बढ़ाने का मतलब है लोगों को वो पैसा हम छीन लेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है, और दूसरा हम सब्सिडीज़ को कम करेंगे। ठीक है, सब्सिडीज़ को हम कम करेंगे, हम इस सिचुएशन से छुटकारा पाएंगे, और ये भी फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी का एक अहम ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो एक और ऑब्जेक्टिव है फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है, फिस्कल डिसिप्लिन आप ये समझो कि ये फिस्कल पॉलिसी के ही रिलेटेड है। वो क्या है, जैसे फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज। ठीक है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ जाता है और उस रेवेन्यू को ये एक्सपेंड करती है, यानी एक्सपेंडिचर उसका करती है। इनके बीच में बैलेंस रखना, ठीक है, उसी को फिस्कल डिसिप्लिन कहा जाता है। ये एक आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसी के रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसका नाम है FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसको पास किया गया और इसने कुछ ऑब्लिगेशंस डाली कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर सकती है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम प्रोविजंस आगे पढ़ेंगे, ये हमारा सेपरेट टॉपिक है जो कि हमारा फाइनेंस इंस्पेक्टर का सिलेबस है, उसके लिए ये हमारा सेपरेट टॉपिक है। तो मैं आपको ये बाद में कंप्लीट कराऊंगा, यानी इस लेक्चर के बाद। तो इसको हमने डिटेलिंग में पढ़ना है, इसमें डेफिसिट का भी बहुत रोल आ जाता है। तो अभी हम बजट पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिसिट पढ़ेंगे, डेफिसिट के बाद आपको FRBM बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि FRBM किसके रिलेटेड आया था, फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, इट विल बी कवर्ड सेपरेटली। ओके, देखो यहाँ पे एक बात आपने समझना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर इसके बीच में यानी आइडियल स्टेट नहीं होगी, यानी जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना हमारा रेवेन्यू अगर नहीं होगा, अगर ऐसी सिचुएशन है कि हम डेफिसिट में चल रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं और खर्चा एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं और आमदनी हमारी कम है, ऐसा समझो कि आमदनी 18 खर्चा रुपया, अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो उससे क्या होगा। ठीक है, इस सिचुएशन से गवर्नमेंट के ऊपर या पूरी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी अगर आमदनी कम होगी और खर्चा हमारा ज़्यादा होगा तो क्या होगा। देखो इट विल क्रिएट ए स्टेट ऑफ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मीन्स प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। स्पाइरल मीन्स इस तरीके से पहले प्राइस इंक्रीज होगी, फिर उससे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगी, फिर उससे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगी, यानी एक साइकिल के तहत इंक्रीज होती चली जाएगी। इसको इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे होगा इफ फिस्कल डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन। देखो अगर क्या होगा,
अगर सपोज प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी गुड्स की प्राइसेस, तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट होगी, जो एम्प्लॉई होंगे, जो लोग काम कर रहे होंगे, वो वेजेस क्या करेंगे, हायर डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा कि मार्केट में आज बहुत महंगाई है, इसलिए वो डिमांड करेंगे कि वेजेस इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, यानी वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइस कैच वेजेस, यानी ये स्पाइरल का काम करेगा। फिर क्या होगा, जो ही वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, वेजेस इंक्रीज, लोगों की वेजेस इंक्रीज होने के साथ जो प्रोड्यूसर होंगे वो प्राइसेस डिमांड हायर करेंगे, क्योंकि प्राइस और वेज के बीच में एक अहम रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि वेजेस के साथ वेजेस, सॉरी, जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, अगर वो वेजेस हायर डिमांड करेंगे, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद जो प्रोड्यूसर होगा वो सेट करेगा प्राइसेस हायर। ठीक है, यानी देखो कितना अहम रिलेशन है। यानी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं वो वेजेस हायर डिमांड करेंगे, और जो प्रोड्यूसर होगा, जो वो प्रोड्यूस करता है, वो फाइनल प्राइस सेट करेगा। फाइनल प्राइस वो इंक्रीज सेट करेगा बिकॉज उसको वेजेस ज़्यादा लगी होंगी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगा होगा। फिर क्या होगा, जो ये लोग होंगे जो हायर डिमांड वेजेस कर रहे होंगे, ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये फिर से बोलेंगे कि हमें जो गुड्स मिल रहे हैं वो हायर प्राइसेस पे मिले हैं, इसलिए हमारी वेजेस बढ़ाइए। तो मतलब ये अनएंडिंग प्रोसेस हो जाता है अगर फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फिर डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज के साथ फिर से इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी, और इकोनॉमी एक ऐसे ट्रैप में चली जाएगी जिसको लव इक्विलिब्रियम ट्रैप कहा जाता है। यानी आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन ना करने की वजह से हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको लव इक्विलिब्रियम ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आएगा होगा। ठीक है, और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मतलब उसकी स्पीड थोड़ा सा तेज़ कर दें, बिकॉज मैं बहुत आसान मतलब आसान तरीके से आपको समझाने की, आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आए। अगर आपको समझ आता है तो आप उसकी स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो, जो गवर्नमेंट बजट है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बजट जो होता है ना, मैंने कहा कि इसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बारे में बातें की जाती हैं कि गवर्नमेंट इतना टैक्सेस लगाएगा। टैक्सेस लगाने का मतलब है कि उसका रेवेन्यू इस तरीके से जनरेट होगा, जिस तरीके जीएसटी वगैरह के बीच में आपने सुना होगा, जब बजट चलता है तो इस तरीके की बातें हो रही हैं कि जीएसटी इतना है, फलानी इतना है, टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आई। तो इस तरीके, यानी बजट का सारा खेल एस्टिमेटेड रेवेन्यू का होता है और एक्सपेंडिचर का होता है। ठीक है, तो इसकी टाइप्स होती हैं, ये एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की कुछ टाइप्स होती हैं जो बजट में मेंशन की जाती हैं। देखो, एक होता है रेवेन्यू बजट या बजट अकाउंट। ठीक है, बजट अकाउंट या रेवेन्यू बजट ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है बजट का जिसमें क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारा रेवेन्यू हमने क्या किया, हमने जनरेट किया, यानी टैक्सेस की वजह से जो भी हमारे पास पैसा आया, यानी गवर्नमेंट के पास आया, मीन्स की रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसको हमने फिर खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है। मतलब उसी रेवेन्यू से जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, और इससे क्वेश्चन आएगा। इसके अंडर जो आइटम्स होती हैं, दोनों के अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। उसके बाद बजट में एक और होता है अकाउंट्स, वो है कैपिटल अकाउंट या कैपिटल बजट। इसमें भी कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाती है हमारे पास, और उन्हीं कैपिटल रिसिप्ट्स में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी आमदनी आती है और उससे खर्चा किया जाता है। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है, फिर कैपिटल रिसिप्ट्स, और कैपिटल रिसिप्ट्स में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये शॉर्टकट सिंबल में है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स RR। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, इसको हम पूरे बजट की रिसिप्ट्स भी कहा जाता है। यानी दोनों रिसिप्ट्स मिला के बजटरी रिसिप्ट्स बन जाएंगी, यानी कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इस तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बजटरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, सिंबल से याद रखना, आगे हम सिर्फ सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है बजट को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या, Therefore, budget is a annual statement of budgetary receipts and budgetary expenditure. यानी budgetary receipts में क्या क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू और बजटरी एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एक एक करके हम बजटरी रिसिप्ट्स की बात हो रही है, तो बजटरी रिसिप्ट्स यानी बजटरी रिसिप्ट्स में ये दोनों हैं, इनको हम एक एक करके मतलब आपको समझा देंगे। ठीक है, एक है बजटरी रिसिप्ट्स। ये बजटरी रिसिप्ट्स एक्चुअल में होती क्या है, ये होती हैं एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। यानी जितनी भी गवर्नमेंट ने मनी रिसिप्ट्स
यानी जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को आया तमाम सोर्सेज से, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हों या कैपिटल रिसिप्ट्स, उसको बजटरी रिसिप्ट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स को देखेंगे। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आप याद रखना आसान है, बट आपको गौर से समझना है। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है आपके पास पैसा आ जाता है, ठीक है, और ये पैसा आने का मतलब है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये किस तरीके का पैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा, उस नेचर के बेस पे आप इसको समझ सकते हैं। अभी हमने 4 पढ़ने हैं, 4 कौन कौन सा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन चारों को सिमिलर मतलब आइडेंटिकल डेफिनेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, लेकिन आपको अगर एक समझ आया आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसीलिए मैं इसको आपसे मतलब बहुत अटेंशन चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझें। देखो रिसिप्ट्स का मतलब है आपके पास पैसा आ जाता है, ठीक है, और इस पैसा आने का नेचर क्या होगा, अगर ये पैसा कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा गवर्नमेंट के लिए तो ये क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा आ जाता है, मेरे पास पैसा आएगा, या तो मैं किसी से बारो करूंगा, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, या तो क्या होगा मैं अपना मकान बेच दूंगा, यानी अपना एसेट बेच दूंगा, यानी एसेट रिड्यूस होगा। यानी देखो पैसा मेरे पास आता है किस तरीके से, बहुत तरीकों से। एक तरीका ये हो सकता है कि मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, मैं बारो करूंगा, या दूसरा मैं अपना मकान यानी अपना एसेट बेचूंगा, यानी एसेट रिड्यूस होगा, आएगा मेरे पास पैसा, वो पैसा जो लाइबिलिटी क्रिएट हो करेगा और एसेट रिड्यूस करेगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ऐसा पैसा आना जो ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करेगा और ना ही एसेट रिड्यूस करेगा गवर्नमेंट का, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। बस ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। क्या इसमें आपने याद रखना है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स हैं ना ही लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और ना ही एसेट रिड्यूस होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, ना ही एसेट रिड्यूस होता है गवर्नमेंट का। पैसा तो आ जाता है लेकिन इस तरीके का नहीं आता। जैसे टैक्सेस, टैक्सेस हम लोगों से लेते हैं, ठीक है, क्या गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी क्रिएट, क्या टैक्स लोगों को वापस करना होता है, नहीं, बिल्कुल टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। इसलिए टैक्सेस एक रिसिप्ट्स है गवर्नमेंट के लिए जिसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे। समझ आया, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल इसी तरीके से नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं, कोई फीस फाइन्स है, क्या वो कोई, या टैक्सेस को ही लीजिए फिर से, क्या टैक्सेस गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस करता है, यानी क्या टैक्सेस क्या गवर्नमेंट कोई अपना एसेट बेच के ये रेवेन्यू हासिल कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। टैक्सेस वन साइडेड पेमेंट है और वो भी कंपलसरी है। इसलिए टैक्सेस जो हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एक मेन पार्ट है, जिसमें जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, और ये सारी डिटेल जब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है उसमें ये डिटेल डालता है कि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या क्या है, ठीक है। यानी अब इसके कंपोनेंट्स में जाएंगे, जैसे टैक्स रिसिप्ट्स, टैक्स रिसिप्ट्स यानी ना ही लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट रिड्यूस होता है, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। ये टैक्स नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी हमारे पास है, जैसे फीस है। फीस और फाइन में क्या फ़र्क है, फीस वो चीज़ होती है जब आप कोई गवर्नमेंट की सर्विस को अवेल करते हैं उसके लिए आप मिनिमम कुछ पे करते हैं, तो इसको कहते हैं फीस। फाइन्स क्या होता है, फाइन्स होता है जब आप गवर्नमेंट का कोई लॉ ब्रेक करते हैं और आपको उस लॉ को ब्रीच करने से प्रोवाइड किया जाता है और उसके लिए आपको कोई पेनल्टी डाली जाती है, उसको फ़ाइन कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कहा था कि ये याद रखना, ये आएंगे कि फाइन्स फीस क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एस शीट क्या होता है, देखो जब भी किसी प्रॉपर्टी का, चाहे हाउस हो चाहे कोई लैंड हो या कुछ भी हो, जब भी कोई प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर ना हो यानी वारिस ना हो, जिसे हम सिंपल कहते हैं, लीगल वारिस ना हो, तो उसको फिर गवर्नमेंट एक्वायर करती है, ठीक है। और उसको अगर बेच दिया जाए या किराए पे दिया जाए या कुछ भी जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स की हैसियत रखता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स इसलिए क्योंकि ना ही इससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट रिड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, आप फर्स्ट सपोज आप एक दूर दराज इलाके में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ रोड बनाया या डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन वर्क किया, टनल बनाया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की वजह से आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि टनल बनते हैं, टनल के बाद वहाँ के आसपास के लोग या रोड्स के बनने के बाद आसपास लोग क्या होटल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो और वहाँ की ज़मीनों की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जब वो वैल्यू बढ़ना किसकी वजह से, गवर्नमेंट डेवलपमेंट की वजह से, और गवर्नमेंट आपसे एक फ़ी मांगती है, ठीक है, कि मेरे डेवलपमेंट की वजह से आपको फ़ायदा हो गया, आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, तो आप मुझे कुछ स्पेशल असेसमेंट दे दो, स्पेशल फीस दे दो। ये उसको कहा जाता है स्पेशल असेसमेंट। ये भी वन साइडेड होता है, ना ही लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट रिड्यूस होता है, और ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। इनकम फ्रॉम पीएसयू, जैसे गवर्नमेंट की जैसे अपनी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहा जाता है, उनसे जो इनकम हासिल होती है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, वो भी वन साइडेड होती है।
जैसे स्पेक्ट्रम, जब स्पेक्ट्रम बेचे जाते हैं जैसे एयरटेल का और जियो वगैरह का, 4G 3G 2G 5G वगैरह, ये इनको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब इनको एनुअली बेचा जाता है तो इससे जो फ़ी जनरेट होती है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये मैं इसलिए मतलब डिटेल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आता है कि कौन रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है कौन नहीं है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ये भी वन साइडेड है, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है इससे। जब गवर्नमेंट को ग्रांट्स या डोनेट, जैसे पीएम केयर फंड्स है, क्या गवर्नमेंट के लिए पीएम केयर जो फंड्स हैं वो लाइबिलिटी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। क्या ये एसेट रिड्यूस हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए ये भी किस में आ जाएगा? ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स का ही पार्ट है। ठीक है, आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। देखो अब कैपिटल रिसिप्ट्स है। कैपिटल रिसिप्ट्स का उल्टा है, कैपिटल रिसिप्ट्स का उल्टा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये गवर्नमेंट के पास, ये भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन इस पैसा आने के साथ एक इफेक्ट हो जाएगा। वो क्या होगा? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मीन्स कि कैपिटल में क्या आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स में बारोइंग्स आ जाएंगे, क्योंकि बारोइंग्स के साथ लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स ये है कि गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस होगा। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अपना PSU बेच दिया, एयर इंडिया जिसे कहा जाता है, जो पिछली बार गवर्नमेंट ने बेच दिया। यानी एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास क्या था? एक एसेट था। एसेट का सिंपली मतलब होता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी और जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करेगा, उसको एसेट कहा जाता है। जब गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बेच दिया, ठीक है, टाटा वालों को, तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ गया, पैसा तो आ गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन कैसे आ गया? अपना एसेट रिड्यूस करके। और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या रहा, लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन कैपिटल रिसिप्ट्स की ये दी कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है, लेकिन लाइबिलिटी इंक्रीज होती है उससे और एसेट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। देखो अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। पहला क्या है? रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी प्रिंसिपल की बात है। जैसे अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देती है, स्टेट गवर्नमेंट को फॉर एग्जाम्पल, या यूटीज़ को लोन्स जब देगी, अगर ग्रांट्स देगी तो ग्रांट्स पे कोई इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट या यूटी वापस नहीं देगी। अगर लोन देगी, लोन के पास इंटरेस्ट देगी, यानी इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट गवर्नमेंट के लिए क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम, इनकम है। मैंने पहले ही एसेट की डेफिनेशन बताई थी। एसेट एक ऐसा चीज़ है जो फ्यूचर में गवर्नमेंट को इनकम जनरेट करके देगा। तो लोन एक्ट करता है एज ए एसेट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि लोन पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट वसूल करती है। ठीक है, तो अगर इसकी रिकवरी हो जाए, अगर इसको वापस लिया जाएगा प्रिंसिपल के साथ, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का एक एसेट रिड्यूस होता है। ठीक है, ये समझ आया? लोन एक्ट एज ए एसेट विच जनरेट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने अभी कहा। ठीक है, तो अगर इसको रिकवर किया स्टेट से और यूटीज से, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने अपना एसेट रिड्यूस कर दिया, इसलिए ये किसका पार्ट है? इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है। ठीक है, दूसरा के, यानी मुझे लगता है कि इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो उसके बाद है बारोइंग्स। मैंने कहा था कि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। बारोइंग, जो ही हम बारोइंग करेंगे तो हम गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएगा। अब देखो गवर्नमेंट जो है ना, बारो करती है, पब्लिक से भी कर सकती है। जैसे आपने मॉनेटरी पॉलिसी में कभी पढ़ा होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल से कवर करेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई को कहती है कि मुझे अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है। आरबीआई कहता है कि अपना एक मतलब साइन करके एक डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। मैं वो लोगों को बेच दूंगा, लोगों से पैसा वसूल करूंगा और वो आपको फिर भी दे दूंगा। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट यानी पब्लिक से पैसा बारो करती है बाई इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाया ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसको कहा जाता है मार्केट बारोइंग। ठीक है, व्हाट आर मार्केट बारोइंग? मार्केट बारोइंग्स व्हेन गवर्नमेंट बारोज फ्रॉम द पब्लिक थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन बाई इशूइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और मार्केट बारोइंग डायरेक्टली किस क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। समझ आया पहली चीज़? उसके बाद सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? गौर से देखना। डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट जब अपना कुछ बेच देती है, अपने एसेट्स बेच देती है, उनका कुछ शेयर या फुली वो बेच देती है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है जब हम पैसा लगाते हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ एक चीज़ होती है, वो है रिटर्न, यानी इन्वेस्टमेंट पे हम रिटर्न मिलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में एक वन टाइम रिटर्न मिलता है, फिर वो हमारा नहीं रह जाता है। जैसे एयर इंडिया बेच दिया तो अब क्या हो, वो हमारा नहीं है, यानी गवर्नमेंट का नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो गया, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, इसलिए ये भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। और बजट में इसका भी डाटा दिया जाता है कि इस साल हम या नेक्स्ट ईयर बताया जाता है कितने PSUs को, उनके शेयर्स को बेचने वाले हैं, इस तरीके की का डाटा भी दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब पूरा बजटरी रिसिप्ट्स आपको समझ आया। बजटरी रिसिप्ट्स क्या क्या है, या गवर्नमेंट रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स याद रखना,
लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, एसेट रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। जैसे टैक्सेस वगैरह हमने अभी पढ़ा, डेफिनेशन है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और एसेट रिड्यूस होता है। अगर इस तरीके का पैसा गवर्नमेंट के पास आया इस नेचर का, तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। आपने हमेशा याद रखना, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी गवर्नमेंट की, तो आपने एग्जाम में देखना होगा कि इस एक्चुअल में लाइबिलिटी और एसेट का के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इंक्रीज होता है लाइबिलिटी और डिक्रीज होता है एसेट, तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी ये वन साइडेड होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ये वन साइडेड, गवर्नमेंट को कोई पे बैक नहीं करना होता है, ठीक है। इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, अब हम एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर पे चलेंगे। बजट एक्सपेंडिचर का सबसे पहला पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर मीन्स आपकी जेब से पैसा चले गया, आपने कहीं पे एक्सपेंडिचर कर लिया, ठीक है, खर्चा कर लिया। देखो अब इससे क्या इफेक्ट होगा। अगर आपने कहीं पे खर्चा कर लिया, ठीक है, उससे कोई एसेट इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब एसेट क्रिएट हुआ ही नहीं। जैसे आपने पुलिस ऑफिसर को सैलरी दी, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के वेज बिल्स, क्या उससे गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या टीचर्स की सैलरी है, यानी जितने भी वेज बिल्स हैं गवर्नमेंट के, नहीं, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, ठीक है। यानी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमने पढ़ा था, उससे भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती थी और एसेट रिड्यूस नहीं होता था। तो उसी की वजह से इसका उल्टा, यानी ना ही कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है और ना ही कोई एसेट इंक्रीज होता है। समझ आया? देखो एक बार और, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को यहाँ पे रखो आप साइड पे, ताकि आपको समझ आ जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एसेट, लाइबिलिटी, एसेट, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, एसेट रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, लाइबिलिटी कोई डिक्रीज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन रिपे किया, उसको आपको लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, लेकिन इस एक्सपेंडिचर की वजह से आपने तो पैसा खर्च किया लेकिन कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। अच्छा, आपने एक्सपेंडिचर किया, यानी अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं इसका मतलब आप मकान खरीद सकते हैं, मतलब कि एसेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही बच्चों की फीस दे सकते हैं या किसी खाने पे खर्च कर सकते हैं, तो उससे कोई आपका एसेट क्रिएट नहीं होगा, इसलिए कोई एसेट इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है और कोई एसेट इंक्रीज नहीं होता है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो इन ट्रांजेक्शन्स को देखो, फॉर एग्जाम्पल वेज बिल, क्या कोई एसेट, क्या कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई एसेट इंक्रीज होता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, देखो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, अब गवर्नमेंट ने बारोइंग करी थी, बारोइंग किसका पार्ट है? कैपिटल रिसिप्ट्स का। लेकिन उस बारोइंग पे आपने इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने के साथ क्या आपकी वो लाइबिलिटी रिड्यूस होती है? नहीं, लाइबिलिटी तब रिड्यूस होगी जब आप उसका प्रिंसिपल वापस कर देंगे, लेकिन आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जैसे आपने 10 करोड़ का लोन लिया था आरबीआई से या पब्लिक से, इसके ऊपर आपको फॉर एग्जांपल 50 लाख का इंटरेस्ट आ गया, आपने 50 लाख पे कर दिया, क्या ये लाइबिलिटी रिड्यूस होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये क्या, ये किसका पार्ट है? इंटरेस्ट पेमेंट, पे करना है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़, आपने सब्सिडी दे दी, आपको क्या ये लाइबिलिटी थी? सब्सिडी गवर्नमेंट ऐसे ही देती है, क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं है। जिस तरीके से हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट लाइबिलिटी देगी, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा, डिफेंस परचेजेस, हमने एक्सपेंडिचर किया, इससे कोई एसेट हमारा क्रिएट नहीं होगा, बल्कि ये मेंटेनेंस है, एक किस्म का मेंटेनेंस है, ठीक है, पीस के लिए। अच्छा देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा आगे क्या यूज़ है। देखो जब गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, लोन नहीं, लोन की बात हमने की थी, जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्टेट को या यूटीज़ को, ठीक है, मतलब ग्रांट्स ऐसी होती हैं जो स्टेट और यूटी को वापस नहीं करनी होती है। जब ग्रांट्स दे दी तो स्टेट क्या करेंगे, स्टेट हो सकता है इससे एसेट क्रिएट करेंगे, जैसे उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई एजुकेशन क्या किया, स्कूल्स बनाए वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट की फंड से। अगर स्टेट गवर्नमेंट एसेट क्रिएट करेगी, इसका मतलब ये मतलब किस में आना चाहिए था? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता है। जब ग्रांट्स लिखा होगा, ग्रांट्स वन साइडेड होता है, इसलिए ये हमेशा क्या आता है? हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा, देखो एसेट और लायबिलिटी पे ही देखो क्या असर होगा। यानी हम ऐसा खर्च करते हैं हमारा एसेट इंक्रीज होगा, या हम ऐसा खर्च करते हैं हमारी कोई लायबिलिटी कम होगी। जब ऐसा होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।
एसेट क्रिएट होता है जैसे हम कोई इक्विटी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, गवर्नमेंट अगर खरीदेगी, यानी उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट होगी। अगर कोई रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़ होगी, जैसे हमने लोन के प्रिंसिपल को रीपे किया, प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे किया, यानी हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन अगर जो हमने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट देंगे, यानी लोन का वो हिस्सा जो इंटरेस्ट हमने देना पड़ता है वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, वो है, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, बल्कि वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। ये चीज़ याद रखना। अगर लोन हमने वापस कर दिया तो ये किसका पार्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम होती है, जो कि इसकी डेफिनेशन में है। अगर इंटरेस्ट पे हमने करा, ठीक है, तो इंटरेस्ट पे करना कोई लाइबिलिटी नहीं थी, ठीक है, ये हमने पे करना ही करना था, ठीक है, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है बजट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमने अभी पढ़ा। देखो अब या इस टेबल को देखो, 1 सेकेंड, यहाँ पे समरी देखो। अब गवर्नमेंट बजट, 1 सेकेंड, इसका लैंडस्केप कैसे आएगा, 1 सेकेंड। हाँ यहाँ पे देखो गवर्नमेंट बजट, बजटरी रिसिप्ट्स, बजटरी एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स इसका पार्ट है और कैपिटल रिसिप्ट इसी का पार्ट है। इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एसेट और लाइबिलिटी नहीं इंक्रीज होती है और ना ही एसेट रिड्यूस होता है, इस तरीके से। जैसे टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स इसमें आ जाएगा, इसमें रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स, ये हमने सारा पढ़ा ये, ठीक है। इस तरीके से प्लान है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डेफिसिट में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इनको हम डिटेल पढ़ेंगे, इनके अंडर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट बजट। और बजट में एक चीज़ हमें और रहता है, वो है कुछ फैक्ट्स, जैसे फर्स्ट बजट किसने लाया था, ठीक है। ये हम जब हम डेफिसिट पढ़ेंगे उसके आखिर में हम ये सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज़।